स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज आपको मैं एक नया टॉपिक से अवगत करवा रही हूँ, वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है हमारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई में है उसका एक छोटा पार्ट है। आज मैं सबसे पहले उसके बारे में ही आपको बताऊंगी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या है, वो सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगी मैं। ठीक है। अब ये जो प्लांट्स हैं हमको सबको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। दिस इज द ओनली प्रोसेस, इजंट इट? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, किस प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के लिए कौन सी साइट रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का, कौन सा ऑर्गेनील रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्या पूरे प्रोसेस होता है इस फोटोसिंथेसिस का जिसके द्वारा प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे अगर हम बात करते हैं प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स, ये प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और न्यूट्रिशन मीन्स उनका जो फूड है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ फूड बनाकर उसको लेना एज वेल एज उस फूड से उस प्लांट का पूरा ग्रो होना, नर्चर होना, उसका डेवलपमेंट होना और उसके अपने प्रॉपर फंक्शनिंग, फ्रूट्स या फ्लावरिंग होना, ये पूरे उस प्लांट की ग्रोथ को गवर्न करता है। ये पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ये होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट में, ये इसमें सबसे पहली बात जो है, जब हम एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी पढ़ते हैं, आपको पता होगा बच्चों, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। बहुत ये दो वर्ड्स जो हैं हम लोग को हमेशा, मतलब अभी आजकल के टाइम में बहुत कॉमन हो रहे हैं, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लांट्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बेसिस पे मैं आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वर्ड्स को थोड़ा सा समझाऊंगी। इनऑर्गेनिक वो रॉ मटेरियल्स रहते हैं जो अपने एक सिंपल फॉर्म में होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है हमारे, इनऑर्गेनिक मटेरियल है हमारे प्लांट में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, इन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के थ्रू जब लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट, एक पूरा प्रोसेस होता है, when light is converted into a chemical energy to form a compound which is a glucose molecule, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो ये कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड बना C6H12O6 जिसका फॉर्मूला है, ये कंपाउंड जो होता है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना हमारा, और वो भी लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को एज अ होल बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट सिंथेसाइज करते हैं फूड, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। इसकी आप इक्वेशन देख सकते हैं इन द स्लाइड। 6CO2 plus 6H2O in the presence of light gives 6H12O6 which is the glucose molecule releasing 6O2 oxygen molecules, है ना। प्लांट requires carbon dioxide, we require oxygen. Okay, अब हम इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल कैसे होता है, कि कैसे क्लोरोफिल जो होता है क्या कहते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइट एनर्जी का कैसे कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, वो पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज है बच्चों, जो आपने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कई बार टर्म सुनी होगी और इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस के नाम से। तो आपको वो भी पता चलेगा कि इस प्रोसेस में कहाँ क्या होता है, कब एटीपी और एनडीपीएच फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे सिंथेसाइज होता है, और ऑक्सीजन कब रिलीज होती है। इस चीज को पूरे स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थ्रू डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी कि इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंस और लाइट की प्रेजेंस में एक लीफ में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइज हो रहा है और ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है। evolution of oxygen and synthesis of a carbohydrate molecule in the presence of light, carbon dioxide and water. ठीक है, in the next diagram also you can see कि वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है आपके रूट से। ठीक है,
लाइट, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट से होता है, लाइट हमें सनलाइट से मिलती है। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? ट्रैप करके रखना सनलाइट को, और यही जो सनलाइट को ट्रैप करने वाला जो क्लोरोफिल है, यही वो फूड बनाता है। ठीक है। अब ये जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कैसे एंटर करता है? स्टोमेटा में। स्टोमेटा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, और इन स्टोमेटा का फंक्शन ही होता है गैसियस एक्सचेंज करना। ठीक है। तो इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, फ्रूट्स के थ्रू वाटर पहुंचता है, सन के थ्रू लाइट पहुंचती है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीफ में, और इन सब के प्रेजेंस में जो कन्वर्जन होता है वो एक स्टार्च मॉलिक्यूल का होता है, और ये जो होता है स्टोर्ड रहता है, और जितना प्लांट को रिक्वायर्ड होता है उतना ये अलग अलग पार्ट्स को भेजा जाता है, सेंड किया जाता है। ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है? पहली बात तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय अस, बाय ह्यूमंस, इजंट इट? तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। फिर फूड प्रोडक्शन, बेसिस ऑफ द फूड चेन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर हेटरोट्रॉफ्स, जो एनर्जी का रिलीज होता है, और यही जो है हेटरोट्रॉफ्स द्वारा रिक्वायर्ड होती है। तो फूड प्रोडक्शन जो होता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना, यही जो है तो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। फूड चेन क्या होती है? प्लांट्स को जो हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं, उन हर्बीवोर्स को कुछ और कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं। ऐसे करके ये फूड जो होता है ट्रैवल करता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे। तो इस तरह से फूड का वो प्लांट का फोटोसिंथेसिस नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर जस्ट प्लांट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द almost the whole food chain which is related to it, isn't it? Even humans are also included in that food chain. नेक्स्ट हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी बच्चों सिर्फ मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? पहली बात तो हेट्रोट्रॉफ, हेट्रो डिफरेंट, ट्रॉफ्स मींस उसके डिफरेंट तरीका लेने का तरीका जो है। ठीक है। ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये प्लांट्स में भी होता है। जैसे कुछ प्लांट्स पैरासिटिक होते हैं। आपने एक बच्चों एग्जांपल सुना होगा अमरबेल, जिसको हम कंस्क्यूटर रिफ्लेक्सा के नाम से भी जानते हैं। उस अमरबेल का क्या काम होता है? वो अमरबेल क्या करती है कि किसी एक हेल्दी प्लांट, हेल्दी ट्री के सराउंडिंग में एक बेल होती है, क्लाइंबर होती है, जो पूरा रोटेट करती है इस तरह से घूमती हुई पूरे अपने बेस से पूरे प्लांट को पे पूरा वो कर देती है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या करती है, उस प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन, वो प्लांट जो है वो क्या कर रहा होगा, वो अपने फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल बना रहा होगा, पर उस प्लांट से वो जो पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है, और उस न्यूट्रिशन को लेने के बाद वो प्लांट जो होता है वो डेड हो जाता है, और अल्टीमेटली जो अमर बेल जो होती है वो उससे अपना न्यूट्रिशन लेके और फिर ग्रो करती जाती है ना। और नेचुरली जब वो जो ट्री डेड हो जाएगा कंप्लीटली, तो नेचुरली कस्क्यूटा को भी कुछ नहीं मिलेगा उससे, तो वो भी एक टाइम पीरियड बाद वो रह जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एक अमर बेल जो है ये एक एग्जांपल है प्लांट में जो न्यूट्रिशन डिराइव करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बिकॉज इट डजंट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट टू सिंथेसाइज इट्स फूड, इजंट इट? तो वो इस तरह से अपना फूड न्यूट्रिशन लेती है। और बच्चों अगर एनिमल्स की बात करूं, अगर तुम्हें अच्छे से समझाऊं कि कैसे, जैसे जो जिस प्लांट पे ये कस्क्यूटा या जो अमरबेल है जो हमारी जाके स्टक हुई, ये जो होता है उसका होस्ट प्लांट होता है। होस्ट, होस्ट विच इज ऑफरिंग अ समथिंग टू दैट पैरासाइट। पैरासाइट कौन हुआ? हमारा अमरबेल। होस्ट कौन हुआ? वो ट्री जिस पर अमरबेल जो है जिससे न्यूट्रिशन ले रही है। ऐसे ही तुमने हिरियोडिनिया लीच एनिमल्स में सुना होगा। तो ये हेरियोडिनिया लीच का क्या, ये क्या करती है, जैसे अभी देखा होगे बारिश वगैरह में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या, अगर वो स्टक हो जाए, तो वो स्टक हो जाता है तो क्या करता है कि ब्लड सक करता है। ब्लड सक करता है, तो ब्लड सक करने का मतलब क्या? ब्लड इज प्रोवाइडिंग इट न्यूट्रिशन। तो हम उसके होस्ट होते हैं, और वो एक पैरासाइट होता है ना। तो पैरासाइट का मतलब समझो कि वो जो खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं डेराइव कर सकता, न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, लेकिन वो किसी पर अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। तो that type of nutrition comes in heterotrophic nutrition in plants. The example is cuscular phase. Saprophytic nutrition.
सेप्रोफाइटिक के बारे में फंगस को लेके आपने एग्जांपल सुना होगा। तो फंगस कैसे ग्रो होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फंगस एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेने का एक प्रोसेस है उसका। सेप्रोफाइटिक मींस जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर में से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करे, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करे वो होती है सेप्रोफाइटिक, लाइक फंगस। फंगस और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो इस तरह से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो ये फंगस उस क्राइटेरिया में आती है। मैंने एक पहले ब्रेड का एग्जांपल भी लिया था कि अगर सराउंडिंग में मॉइस्चर है और एयर है, एयर सराउंडिंग है में, तो उससे अगर आप एक ब्रेड के पीस को निकाल के रख दोगे तो एक ग्रीन कलर का एक ग्रोथ आपको दिखाई देगा फंगस में, मतलब वो रोटन हो गई ब्रेड। रोटन कैसे हुई, जब फंगस ने अपना ग्रो करना स्टार्ट किया, उसके अंदर अपने न्यूट्रिशन के लिए उस ब्रेड को न्यूट्रिएंट के तौर पे लिया, तो वो ब्रेड तो खराब हो गई और वो फंगस के ग्रोथ से फंगस ग्रो होने लगी उसमें, है ना, अपनी ग्रोथ, फंगस की ग्रोथ अच्छी से एनहांस हो गई। अब नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस, बच्चों कुछ प्लांट्स होते हैं, उनका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट होता है, ठीक है, एक वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे प्लांट्स होते हैं, और भी काफी प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। ये हर जगह नहीं पाए जाते, ये कुछ ही जगह होते हैं। जैसे नॉर्मली आप ढूंढोगे कि हमको नॉर्मल एनवायरनमेंट में मिल जाए तो नहीं मिलेंगे, दे आर ऑफ सम ओरिजिन, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में भी आता है प्लांट्स के कंसर्न में मैं अगर बात करूं तो, कि ये क्या करते हैं कि उन इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनके अंदर के जूसेस को ले लेते हैं, वही जूसेस इनके न्यूट्रिशन का कारण होते हैं। वो अपना न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन जो होता है वो इनसी इंसेक्ट्स के जूसेस में होता है, और जब वो इनका जूसेस ले लेते हैं तो दे ग्रो। तो that is a mode of nutrition of that insectivorous plants। यहाँ भी देखिए डेफिनेशन के फॉर्म में आपको यही है, plants that derive nutrients from other living organisms, the organisms are host, cuscuta is an example, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए ये होस्ट पर डिपेंडेंट रहती है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में फंगाई लाइक मशरूम्स हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स में कैप्चर करता है ये इंसेक्ट्स को, डाइजेस्ट करता है, और फिर उसमें से जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो ले लेता है और डाइजेस्ट कर देता है इसको। तो ये तीन तरह के न्यूट्रिशंस हुए, ये यू कैन सी। और एक चीज और, आपने सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के टाइप में सुना होगा, नहीं सुना? देखो सिम्बायोटिक एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक एसोसिएशन करना, मतलब एक ऐसा एसोसिएशन करना जिसमें दो ही एसोसिएटेड ग्रुप्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिशियल हो किसी ना किसी तरह। लाइक in this you can see this is a lichen. Lichen is an example of this. Lichen is an association of algae and fungi in which algae synthesize the food because it has chlorophyll pigment। तो एल्गे क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से फूड सिंथेसाइज करता है, जिसके लिए फंगाई उस पर डिपेंडेंट है फूड सिंथेसिस के लिए। और फंगस क्या करता है, एक उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक उसको ग्रोइंग एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एल्गे ग्रो कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियल है। तो ये किसमें होता है, ये एसोसिएशन किसमें होता है, लाइकन। लाइकन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। It can be asked in questions also, question form also, कि which plant is a example of symbiotic association। तो lichen is an example। तो this type of nutrition is also there, ठीक है ना, ये जहाँ पे दो लोग एसोसिएटेड होते हैं और बेनिफिटेड होते हैं एक दूसरे से। ये तो ये जो, हाँ, आप स्लाइड देख पा रहे होंगे जो स्क्विरल की है, और पिजन्स कैन ईट देमसेल्व्स, तो ये हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हम लोग लेते हैं, कुछ सब एनिमल्स लेते हैं, मोस्ट एनिमल्स लेते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें हमको फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमारी बॉडी के जो सलाइवा जूसेस होते हैं वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं इनका, फिर ये फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आता है, डाइजेशन होता है फूड का, और डाइजेशन के बाद इनका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद इसका एसिमिलेशन होता है। तो इस टाइप का पूरा जो हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है इस फूड का,
इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है वह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैन बी आस्क्ड कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डज ह्यूमंस डू, है ना। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को, उसके रिएक्शन को तो हम लोग काफी क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है? अगर वो चीज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये बच्चों क्या होता है, प्लांट सेल में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनील रहता है, क्लोरोप्लास्ट। ये ऑर्गेनील जो होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता। हम लोगों की सबकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, अलग अलग सेल से, ठीक है। यहाँ प्लांट तो क्या होता है कि अलग अलग सेल से बनके हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऐसे ही प्लांट का है, प्लांट की ग्रोथ में भी प्लांट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट सेल्स में अलग अलग ऑर्गेनील्स रहते हैं, पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनील जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गेनील होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप रहता है, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गेनील होता है ये लीफ के मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है उसमें अपर एपिडर्मिस होती है, फिर नीचे एंडोडर्मिस होती है। तो बीच के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उसमें जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उसमें ये हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और मेनली उसी में प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कैप्चर करता है लाइट को। इस वीडियो में आप एक प्रॉपर देखोगे कि मैं फिर इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी थ्रू वीडियो। देखो आप इस वीडियो को, ये क्लोरोप्लास्ट सेल है, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील है। इस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है वो दिखा रही हूं मैं आपको। देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें टू मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहां से आते हैं, ठीक है। फिर ये जो आपके ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये थाइलाकॉइड्स हैं, और ये थाइलाकॉइड्स को मिला के बनता है एक पूरा ग्राना, और ये ग्राना एम्बेडेड होते हैं लिक्विड यालीन स्ट्रक्चर में। लिक्विड यालीन में ये जो यालीन है जिसके अंदर ये ग्राना प्रेजेंट है ये होता है आपका स्ट्रोमा। ये इसमें क्या है, ये देखिए आप पर्टिकुलर ये ग्राना में थैलाकॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ये आउटसाइड में ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से ही ये लाइट को ट्रैप कर पाते हैं। देखिए आप प्लेट्स में प्रेजेंट हैं, और ये एक लैमिलेस के थ्रू अलग अलग ग्रानास जो हैं कनेक्टेड हैं। अब क्या होता है, ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जब फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइट की प्रेजेंस में पूरा सिंथेसिस हुआ, आपने देखा ग्राना और क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट ग्राना को, स्ट्रोमा को। इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बता देती हूँ। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरग्राना थैलोइड या लैमिलेट बोलते हैं इसको, जो अलग अलग ग्रानस को कनेक्ट करे हुए हैं।
इनको सिंगुलर में ग्रैनम बोलते हैं। ये जो लिक्विड जो है जिसमें ये एम्बेडेड रहते हैं, ये स्ट्रोमा होता है। अगर हम स्पेसिफिकली एक एक पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए अगर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, तो ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स ही वो होते हैं जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स में को प्रेजेंट रखते हैं। उन्हीं में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। अब ये लाइट डिपेंडेंट क्या होते हैं? लाइट डिपेंडेंट इन द सेंस कि जो आपने देखा हो जब पिछली स्लाइड में कि लाइट जब हो रही थी तो उसमें ही जो आपका जो ग्राना जो प्रेजेंट था और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थे वो इस लाइट को ही ट्रैप करने का काम करते हैं। तो जब लाइट ट्रैप होगी तभी हमारा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होगा। तो लाइट पर डिपेंडेंट होता है ये प्रोसेस, और ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स जो होती है उनका काम ही लाइट में ही होता है, इसलिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस देते हैं। ठीक है। ग्राना और स्ट्रोमा ये क्या होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट के एक अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। ग्राना स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स वेयर लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। स्टैक्स अलग अलग पाइल जैसे हम कहते हैं ना, एक पूरे गट्ठर में एक चीजें रखी हुई हैं, तो उनको स्टैक्स का वर्ड देते हैं। ये साइंस टर्मिनोलॉजी, स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स वेयर लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। स्ट्रोमा क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड रीजन वेयर द केल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मैं अभी आपको केल्विन साइकिल के बारे में बताऊंगी, उसमें बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है अभी आपके इस टाइम में, लेकिन हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट वाले जो होते हैं, जैसे जब क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो लाइट को ट्रैप करता है, लाइट को ट्रैप करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, इस तरह तक का रिएक्शन सिंथेसिस तक का, ये हमारे ग्राना में होता है ना। और ये क्योंकि लाइट पर निर्भर करता है इसलिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद जब सिंथेसिस हो गई, सिंथेसिस के बाद जो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है वो सबका, वो आगे की प्रोसेस को लाइट की जरूरत नहीं होती, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं, और उसका दूसरा नाम केल्विन साइकिल भी है। ठीक है। आपको ये चीज पूरी जो मैं अभी बता रही हूँ ये आपको पता चलेगी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये चीजें कि फोटोसिंथेसिस के लिए एडेप्टेशंस क्या होनी चाहिए। क्या किसी भी परिस्थिति में फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं। पहली चीज तो लीफ का एक्सपोजर सनलाइट के प्रति बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लाइट पर ही डिपेंडेंट है हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। तो लीफ अगर अच्छे से अरेंज्ड होती हैं, जिसका एक्सपोजर मैक्सिमम सनलाइट एक्सपोजर के लिए होता है, तो वो लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत अच्छे से होती है। क्लोरोप्लास्ट बहुत अच्छे से, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरा मेसोफिल सेल्स में, जिनका काम होता है लाइट एनर्जी को लेना। ठीक है। तो उनका क्लोरोप्लास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। स्टोमेटल कंट्रोल, स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं गैस के एक्सचेंज को ना। वो क्या करते हैं, देखो हम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का रिक्वायरमेंट हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में चाहिए, लेकिन ये दोनों ही जो वाटर तो हमारे रूट से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लेकिन इसको एब्जॉर्ब वाले वाटर को मेंटेन रखने के लिए हमारे स्टोमेटा भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये स्टोमेटा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये स्टोमेटा एक ऐसे अपर्चर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। इनका काम होता है कि जितना वाटर है वो प्लांट में रहे। जो आउटर एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये बाहर निकालते हैं, जिससे कभी कभी आप देख सकते हो कि वो लीफ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी, तो वो एक्सेस वाटर होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसको ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर भेजता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो किडनी शेप गार्ड सेल से कनेक्टेड रहता है। ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं। द क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज गवर्न्ड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स गार्ड की तरह काम करते हैं, वो स्टोमेटा में से कुछ भी चीज का लॉस या मैक्सिमम उसका गैसियस एक्सचेंज नहीं होने देते। ये एक लिमिटेशन रखते हैं हर चीज की, जिससे गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर हो, और जिस वजह से वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज है, तो ये स्टोमेटा का कंट्रोल होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी, हायर लाइट इंटेंसिटी एनहेंस करती है का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, लेकिन एक्सेस ऑफ लाइट नहीं करती है। एक चीज और बच्चों, जब लाइट इंटेंसिटी की मैं बात कर ही रही हूँ, तो मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगी कि लाइट में भी जैसे अलग अलग रेडिएशंस होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, अल्ट्रावायलेट होते हैं, और भी हाई वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। हमारी फोटोसिंथेसिस विजिबल रेडिएशंस में होती है, विजिबल लाइट में होती है। ठीक है, विजिबल लाइट में जो रिएक्शन, विजिबल लाइट में ही फोटोसिंथेसिस उसी विजिबल लाइट के कुछ परसेंटेज को एब्सॉर्ब करती है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। सेकेंड थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के भी इंक्रीज CO2 लेवल जो होता है वो स्टिमुलेट करता है फोटोसिंथेसिस को। बस ये है कि CO2 का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ही मतलब होना चाहिए जितना हमारे प्लांट को रिक्वायर्ड है। अगर एक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं वो भी प्लांट के लिए सही नहीं होता है, और उससे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करता है। बच्चों, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एडेप्टेशंस हम कर रहे हैं, it can be also asked as factors affecting the rate of photosynthesis. तो you can tell about कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, क्या एडेप्टेशंस होती है फोटोसिंथेसिस की, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत हाई ना लेस। अप टू 40 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है फोटोसिंथेसिस की रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। लेकिन उससे एक्सेस जो होता है उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि ये एक जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ एंजाइम्स भी वर्क करते हैं। अभी आप डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि डार्क रिएक्शन कुछ एंजाइमेटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। उसके बाद उन एंजाइम्स में डीएक्टिवेशन आ जाता है, वो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारे आगे की प्रोसेस जो होगी वो नहीं हो पाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन उससे इनहिबिट हो जाएगी। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को मैटर करता है आपका टेम्परेचर भी। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आर नॉट बेनिफिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सी, एक जनरल लाइट में आपके लीफ स्ट्रक्चर पे बता रही हूं, मैंने ड्यूरिंग स्लाइड बताया था कि देखिए लीफ स्ट्रक्चर में कहा हमारा ये लीफ का स्ट्रक्चर है। यू कैन सी दिस इज एपिडर्मिस, द लोअर वन इज एंडोडर्मिस। ये मिडल वाली जो लेयर है हमारी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीसोफिल सेल्स जो हैं, यहाँ पे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर रहती है लीफ की, मीसोफिल मिडल लेयर रहती है क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, स्टोमेटापोर्स जो होते हैं वो भी इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, मिडल लेयर में। पैलिसेड, ये स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलिसेड सेल्स में भी डिफरेंशिएट होते हैं हमारी मीजोफिल सेल्स। तो पैलिसेड मीजोफिल्स जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं क्लोरोप्लास्ट से, जिससे क्या होता है कि जितना ये डेंस होंगे, जितना इनके बीच में गैप नहीं होगा, डेंसली पैक्ड होंगे, उतना लाइट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो मीजोफिल के भी पैलिसेड पार्ट में ये डेंसली पैक्ड रहते हैं अपर लेयर में। इस पे और जो मीजोफिल का दूसरा होता है स्पंजी मीजोफिल, उसमें क्या होता है, ये लोअर लेयर में होता है। मीजोफिल भी दो पार्ट में है, पैलिसेड और स्पंजी। पैलिसेड ऊपर वाली लेयर है मीजोफिल सेल्स की, और स्पंजी जो है वो नीचे वाली लेयर है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है गैशियस एक्सचेंज जो स्टोमेटा का होता है, उसके लिए एपर्चर्स जो होते हैं, स्टोमेटल एपर्चर्स, वो लोकेट होते हैं सेकेंड वाली लाइन में, स्पंजी मीजोफिल में। देखो, तो क्लोरोप्लास्ट, फिर से हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को फिर से ध्यान से देख रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, यू कैन सी इस क्रॉस सेक्शन ऑफ में क्लोरोप्लास्ट, ये जो लीव्स का क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में आप अंदर जाओगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है ये ग्राना, स्ट्रोमा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है। बाद में फिर क्या होता है कि ये इसने एब्जॉर्ब कर ली थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स ने,
CO2 को, सनलाइट को, और फिर इससे शुगर बना दिया और एनर्जी का रिलीज हो गया। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैकेनिज्म कैसा होता है फोटोसिंथेसिस का, ये बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डार्क रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट रिएक्शन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाउ डज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्राना या इन क्लोरोप्लास्ट, या सिंपली पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट डिपेंड्स, पर ये जो भी होगा ये एलोबरेटेड क्वेश्चन होगा और इसमें आपको सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। जब हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन होएगा कि हम पहले फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जाना है क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ही काफी बड़ा है अपने आप में। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, फोटोसिंथेसिस को एक लाइन में डिफाइन करके आप उसका रिएक्शन लिख सकते हो, इजंट इट। ये क्लोरोप्लास्ट का, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फिर आप क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर को बता सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या स्ट्रक्चर होता है। इट इज एन ऑर्गेनील प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। और इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स को, स्ट्रोमा को आप एम्फसाइज कर सकते हो, दिखा सकते हो, है ना। और उसका लैमेले से पूरा जॉइनिंग था, मीन्स आपको ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर पूरा दिखाना है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। पिगमेंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कैसे होते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, अब हम बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस होता है विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट जब हमारा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्लोरोफिल जब एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट रेडिएशंस को, इस रेडिएशंस के एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन। जब इन H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन के फॉर्म में दो पार्ट्स मिलते हैं, इनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कैसे बने हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है, लाइसिस हुई है, टूटे हैं। लाइसिस मींस टूटना। तो इस टूटने की वजह से इसको फोटोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है या हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। इसके होने से क्या होता है कि वाटर पूरे अपने फॉर्म में टूट गया प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के। जब ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं तब ये करते हैं एसिमिलेटरी पावर का जनरेशन। ये किस फॉर्म में करते हैं, ये एटीपी और NADPH के फॉर्म में पावर का जनरेशन करते हैं। एटीपी NADPH का जनरेशन हो गया। और इस प्रोसेस में एक चीज और होती है, इसमें इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। तो क्या हुआ, पहले सनलाइट ट्रैप हुई क्लोरोफिल पिगमेंट्स से, फिर ट्रैप होने के बाद वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, फोटोलिसिस हुई। फोटोलिसिस के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो है वो एक एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करते हैं। वो फॉर्म किस फॉर्म में होता है, एटीपी और NADPH के फॉर्म में। ये एटीपी NADPH के फॉर्म में होने से फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ये पूरा रिएक्शन कहलाता है लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस, in which type of reaction photolysis occurs, means you can be asked like in option also कि in light reaction or dark reaction where when the photolysis occur, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अब ये सब जो पूरी प्रोसेस हुई, ये हुआ आपका लाइट रिएक्शन। ये कहाँ हुआ, ग्राना में हुआ। ग्राना कौन से थे, वो जो हमारी मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे, वो पूरा जो था ग्राना था, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर। तो ये लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए ये लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, जो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के इवॉल्व होने से क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने एक फॉर्म किया एक ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व हुई और दूसरा एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो होता है
और ये सब होता है आपके स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा एक लिक्विड यालीन जो स्ट्रक्चर था जिसमें हमारा ग्राना एम्बेडेड था, वो होता है स्ट्रोमा। उसमें क्या हुआ कि ये उसमें लाइट की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, वो लाइट के एब्सेंस में होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये जो CO2 जो प्रोड्यूस होती है ना एटमॉस्फेयर द्वारा, तो जो CO2 जो प्रोड्यूस होती है उससे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये डार्क रिएक्शन होता है। इस डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ। तो आप देख सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है और ATP हमारा फॉर्म हुआ। ठीक है ना, फर्स्ट थिंग आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ। आपको स्टेप वाइज याद करने के लिए मैंने बनाया है स्लाइड, तो इस तरह से आपको एक याद करने के तरीका पता चल जाएगा। फर्स्ट थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में फोटोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें। फिर कैल्विन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस मींस डार्क रिएक्शन होता है। ये डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, CO कार्बन फिक्सेशन किस चीज को बोलते हैं, CO2 और इनकॉर्पोरेट इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक बनाती है ना हमारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, कार्बन का फिक्सेशन हो गया ये। रिडक्शन फेज किसे बोलते हैं, जब ATP NADPH यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो इस तरह का होता है आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ये हमारा बेसिक्स था। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को। मैं बता चुकी थी आपको कि लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगा वो इनिशिएट होगा, लेकिन एक लेवल पे जाके जब लाइट बहुत ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिस वजह से ये अफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस की रेट। कार्बन डाइऑक्साइड भी की रॉ मटेरियल है, बस इसमें यह है, ये लिमिटिंग फैक्टर है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जिस वजह से ये इनहिबिट ना हो। एक लिमिटेड कंसंट्रेशन इज ओनली अलाउड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। टेम्परेचर एक चीज और जो मैं आपको अभी बिल्कुल बतानी पे, डार्क रिएक्शन जो हमारा था जो स्ट्रोमा में हुआ था, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से भी बोला जाता है इसको, और ये स्ट्रोमा में होता है आपका, और डार्क रिएक्शन के नाम से भी बोला जाता है। इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं ये आपके डार्क रिएक्शन को मतलब एनहेंस करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है ये एंजाइम्स के थ्रू होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन से होता है ये, है ना। और इसमें एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है बच्चों। आपने अगर ऐसी जनरली पढ़ा होगा तो एक रिएक्शन होता है जैसे 6CO2 प्लस आपका ये होता है 6 राइबोलोज बाइफॉस्फेट प्लस 18 ATP मॉलिक्यूल्स प्लस 12 NADPH मॉलिक्यूल, ये हमारे बनाते हैं C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट प्लस 6 राइबोलोज बिस्फोस्फेट प्लस 18 ADP, 18 इनऑर्गेनिक फोस्फेट और 12 NADP मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो बनता है, इसमें हेक्सोस मोनोसेक्राइड बनता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है ये फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन है केल्विन साइकिल की। अगर कोई स्पेसिफिकली आपसे इक्वेशन पूछता है केल्विन साइकिल की तो यू कैन टेल दिस इक्वेशन, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड, राइबोलोज बिस्फोस्फेट और ATP मॉलिक्यूल्स और NADPH मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से 6C6H12O6 बनता है, 6 राइबोलोज बिस्फोस्फेट बनता है, ADP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है और NADPH रिलीज होता है। नेक्स्ट हम फैक्टर्स की ही बात कर रहे थे। वाटर अवेलेबिलिटी भी जरूरी होती है कि ना, फोटोलिसिस रिएक्शन हुआ ही तभी जब वाटर रिक्वायर्ड था प्लांट को, वाटर का जब स्प्लिटिंग हुई तभी आगे के रिएक्शंस कैरी फॉरवर्ड हुए। ठीक है, वाटर स्कैसिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अडेप्ट करते हैं अपने आप को वाटर स्कैसिटी के लिए, जैसे कैक्टस है, जो थ्रोथॉर्नी प्लांट्स होते हैं आपको पता होगा, वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उनकी मॉडिफाइड होती हैं, उनकी लीव्स देखी होंगी आपने, थॉर्नी लीव्स होती हैं, और कुछ उनकी जो लीव का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे सक्लेंट सा होता है कि ऐसा लगता है कि उसमें काफी वाटर एब्जॉर्ब्ड है। तो वो ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस के लिए अपने आप में वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं और मतलब वो अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में नहीं जाते, है ना।
बाकी ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे, जो एक एडाप्टेशंस होता है वो प्लांट को भी मैंने बताया, जैसे कैक्टस वगैरह वाले प्लांट होते हैं वो अपने लीफ को मॉडिफाइड रखते हैं स्पाइंस के फॉर्म में, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होता है, स्टोमेटल कंट्रोल भी होता है उनके अंदर, वो ऐसा स्टोमेटल एपर्चर ऐसे नहीं ओपन होता कि जिससे से वाटर का लॉस हो सके, है ना। तो ये सब भी कंट्रोल रहता है, तो ये अडेप्टेड होते हैं। बाकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन है, पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, इन इस वजह से भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होता है इन सब प्रोसेसेस के थ्रू। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो यू कैन राइट इन बिलो इन कमेंट्स सेक्शन। और आई होप ये न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स इज स्पेसिफाइड, ये पूरा स्पेसिफिक टॉपिक हो गया। ये एक न्यूट्रिशन मैंने डिफ्रेंशिएट किया प्लांट्स में और एनिमल्स में। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पर, है ना, थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आई विल मेक यू एक्सप्लेन दैट टॉपिक। So wait for that. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my video. Thanks a lot. Bye bye.